आप लोगों का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। यह सीआरपीसी का तीसरा लेक्चर है। 2 लेक्चर बीत चुके हैं। दूसरे लेक्चर में हमने अभी तक सेक्शन 2H इन्वेस्टिगेशन तक कवर किया था। आज सेक्शन 2I से हम स्टार्ट करेंगे। टू आई में क्या बताया गया है? जुडिशियल प्रोसीडिंग बताई गई है। जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होगी? ऐसी प्रक्रिया जिसमें साक्ष्य शपथ पर लिया जाएगा और जुडिशियल प्रोसीडिंग कहलाएगी। परिभाषा क्या दी गई है? इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। एविडेंस कैसे ली जाएगी? ऑन ओथ, शपथ पर ली जाएगी। अगर शपथ पर कोई साक्ष्य नहीं लिया जाता तो जुडिशियल प्रोसीडिंग के परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा। उसके बाद हम क्या देखेंगे? 2J में क्या बताया गया है? लोकल जुडिक्शन की बात की गई है। उसके बाद सेक्शन 2 के देखेंगे जिसमें मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात की गई है। किसी साथी ने मैसेज किया था कि विजिबिलिटी क्लियर नहीं है लाल रंग की रेड मार्कर में, इसलिए आज हमने काले मार्कर का प्रयोग करना प्रारंभ किया है जिससे आपको पूरी विजिबिलिटी क्लियर रहे। टू के मेट्रोपॉलिटन एरिया, टू के को किसके साथ हम रीड विद करेंगे? मेट्रोपॉलिटन एरिया कहां बताया गया है? सेक्शन 8 में बताया गया है। मेट्रोपॉलिटन वह एरिया होगी जिसकी आबादी 1 मिलियन 10 लाख से अधिक होगी। 10 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्र को मेट्रोपॉलिटन एरिया कहा जाएगा। 2K में ये बताया गया है। मेट्रोपॉलिटन एरिया के बाद 2L, स्मॉल लेटर कैसे यूज किया गया है? नॉन कॉन्ग्रुएबल ऑफेंस। इस टर्म को पहले भी हम 2C के साथ पढ़ चुके हैं, पुनः दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। M में नोटिफिकेशन दिया हुआ है। नोटिफिकेशन कहां पे होगा? ऑफिशियल गजट में होगा। कोई भी नोटिफिकेशन कहां पर होगा? वो ऑफिशियल गजट में होगा, ये बताया गया है। 2N, उसके बाद देखेंगे 2N में ऑफेंस की परिभाषा दी गई है। ऑफेंस क्या होगा? अपराध क्या होगा? हम ये समझेंगे। ऑफेंस एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। वर्तमान समय में किसी विधि के द्वारा उसे अपराध घोषित किया गया हो, वो क्या होगा? किसी भी एक्ट को या ओमिशन को, कार्य को या लोभ को। कार्य में लोभ भी सम्मिलित है, ये भारतीय दंड संहिता में बताया गया है हमें कि कार्य के अंदर उसका लोभ भी सम्मिलित होता है। जैसे किसी जेलर के ऊपर यह दायित्व है किसी कैदी को खाना दे और वह खाना देने से विरत रहता है, वो ओमिशन करता है, लोभ करता है, तो वह अपराध करता है। यदि वो जेलर किसी कैदी को मारता पीटता है, कोई कृत्य करता है, तो वो भी अपराध होता है। नहीं, एक्ट में ओमिशन भी इंक्लूडेड है। परिभाषा एक बार से देख लीजिए। बेयर एक्ट में अपराध क्या कहा गया है? ठीक है, ये हो गया आपका अपराध। एक्ट एंड ओमिशन पनिशेबल बाय
law time being in force. 2O, officer in charge of पुलिस स्टेशन, थाना प्रभारी के बारे में बताया गया है। ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन कौन होगा? 2P, उसी टर्म को ज्यादा डिफाइन किया जाएगा जिसका जानना ज्यादा आवश्यक है, और उन टर्म्स को सतही तौर पर आगे निकलते चले जाएंगे हम। 2O में ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन, 2 में प्लेस, 2Q में प्लीडर, प्लीडर को परिभाषित किया गया है। प्लीडर कौन होगा? जो प्लीड करेगा कोर्ट में उसको प्लीडर कहा जाएगा। परिभाषा क्या दी गई है? प्लीडर व्हेन यूज्ड विद रेफरेंस टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट means a person authorized by or order any law for the time being in force to practice in such court and includes any other person appointed with the permission of court to act such proceeding. ये प्लीडर की परिभाषा दी गई है। प्लीडर के मोटा मोटा समझिए, जो कोर्ट में प्लीड करेगा, विधि व्यवसाय करेगा, वो कौन कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? वो प्लीडर कहलाएगा। इसके बाद एक महत्वपूर्ण टर्म आएगा आपका, प्लेस प्लीडर हो गया। पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट कहां पे गई है? 2R में। पुलिस रिपोर्ट कहां पे सबमिट की जाएगी? सीआरपीसी की धारा 173 सब क्लास 2 में सबमिट की जाएगी। किसके द्वारा सबमिट की जाएगी? पुलिस के द्वारा सबमिट की जाएगी। किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा पुलिस रिपोर्ट सबमिट की जाएगी बाय द पुलिस ऑफिसर। जो उस मामले की इन्वेस्टिगेट कर रहा होगा, जो उस मामले का अन्वेषण कर रहा होगा, अनुसंधान कर रहा होगा, उस पुलिस अधिकारी के द्वारा न्यायालय में या कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। किसको सबमिट की जाएगी? टू ए मजिस्ट्रेट और कोर्ट हु इज ऑथराइज्ड टू टेक कॉन्ग्निजेंस। अब आपको इस तरह के टर्मों की समझ में आ गए होंगे। पूर्व में हमने कॉन्ग्निजेंस आपको बताया था। कॉन्ग्निजेंस संज्ञान, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस था, ये संज्ञान है। संज्ञान भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में संज्ञान कहीं पर भी परिभाषित नहीं है, लेकिन न्यायालय को संज्ञान लेने की पावर 190 में दी गई है। 2020 एपीओ में यह प्रश्न आया था कि संज्ञान दंड प्रक्रिया संहिता में संज्ञान कहां पे परिभाषित है? तो संज्ञान कॉग्निजेंस, इसको नोट कर लीजिए। पुलिस रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर द्वारा सबमिट की जाएगी। किससे सबमिट की जाएगी? मजिस्ट्रेट को या कोर्ट को, हु इज ऑथराइज्ड टू टेक कॉग्निजेंस, जिसको उस मामले में संज्ञान लेने का अधिकार होगा। संज्ञेय और संज्ञान दो अंतर अलग अलग चीजें हैं। मेरा यह प्रश्न गलत हो गया था। क्या पूछा गया था? संज्ञेय। तीसरा क्या रहेगा? पुलिस रिपोर्ट में क्या रहेगा? नेम ऑफ द पार्टीज। पार्टीज में कौन कौन होंगे? बोथ कंप्लेनेंट एंड एक्यूज की पूरी डिटेल रहेगी। और पुलिस रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, किस फॉर्म में होगी? प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म होगी। किसके द्वारा ये प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म होगा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, पुलिस रिपोर्ट क्या होगी, ये बात समझ गए होंगे आप।
विवेचनाधिकारी द्वारा सबमिट की जाएगी। कहाँ पे सबमिट की जाएगी? उस न्यायालय के समक्ष सबमिट की जाएगी, जिसको संज्ञान लेने का अधिकार होगा, उसमें पार्टीज के नेम होंगे और इत्यादि बहुत सारी चीजें होंगी। जब अन्वेषण और का चैप्टर प्रारंभ होगा तो उसमें हम उसको पूरी तरीके से डील करेंगे। क्या होगा? 2R। उसके बाद क्या आएगा? 2S पुलिस स्टेशन। चलिए देखते चलिए। 2S पुलिस स्टेशन। 2T प्रेस्क्राइब। अब 2U देखेंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। क्या रीड विथ है? इसके साथ हमें धारा कौन सी पढ़नी है? 24। सीआरपीसी की धारा 24 में हमको पढ़ना है, इसको इसके साथ पढ़ना है। टू यू, वहां पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बताया गया है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होगा? तो धारा 24 के अंदर अपॉइंट किया गया होगा, और वो व्यक्ति जिसे उसके डायरेक्शन पर काम करने के लिए कहा गया होगा वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा। कहां पे अपॉइंट होगा? सेक्शन 24 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और दूसरा व्यक्ति कौन होगा जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहलाएगा? एनी पर्सन एक्टिंग अंडर डायरेक्शन ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अंडर द डायरेक्शन ऑफ उस पब्लिक प्रोसिक्यूटर के डायरेक्शन पे कोई अन्य व्यक्ति जो काम कर रहा होगा वह भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर कराएगा, लोक अभियोजक कहलाएगा। उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो गया। उसके बाद सब डिवीजन है। उसके बाद समन केस है। हाँ, ये महत्वपूर्ण टर्म है। क्या? समन केस। 2S को हम 2W को 2X के साथ समझेंगे, समन केस और वारंट केस। टू डब्ल्यू में समन्स केस बताए गए हैं। डिफिनेशन क्या दी गई है? मीन्स ए केस रिलेटेड टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग ए वारंट केस। नहीं बताया गया कोई भी समन केस के बारे में, लेकिन वारंट केस जब आप देखेंगे 2X में तो हमें समन केस स्वतः समझ में आ जाएगा। वारंट केस की परिभाषा क्या दी गई है कि 2 वर्ष से अधिक के मामले जो क्या होंगे वो वारंट केस होंगे। डिफिनेशन देख लीजिए आप बेर एक्ट में। मीन्स ए केस रिलेटेड टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म एक्सीडिंग 2 years। वारंट केस क्या होंगे? ऐसे केसेस होंगे जिनमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की सजा दी गई होगी, वो वारंट केस कहलाएंगे। उसके अतिरिक्त यानी कि 2 वर्ष तक के केस को क्या कहा जाएगा? अप टू 2 years समन केस। और डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 2 वर्ष तक की सजा। 2 वर्ष से अधिक की कितनी भी सजा होगी वो उस तरह के विचार क्या मामले क्या कराएंगे? वारंट केस। ठीक है। इन दोनों चीजों में शॉर्ट नोट में अंतर पूछा जाएगा कि समन्स केस का क्या होते हैं, वारंट केस क्या होते हैं। और इसके पहले अभी जो हमने अभी पुलिस रिपोर्ट बताई थी, पुलिस रिपोर्ट और कंप्लेंट यानी 2D में जो कंप्लेंट बताया गया है उसमें भी अंतर आपको शॉर्ट नोट के रूप में पूछे जाएंगे। समन केस और वारंट केस आप समझ गए? कुछ बच रहा है? विक्टिम, महत्वपूर्ण चीज। WA ये एडेड है, पहले नहीं था क्योंकि 2W में समन्स केस की बात की गई है। 2WA क्या हो रहा है?
विक्टिम, व्यक्तित्व पक्षकार, पीड़ित व्यक्ति, ये कब जोड़ा गया? अमेंडमेंट एक्ट 2008। इन्फोर्समेंट कब हुआ? 31/12/2009 से। एक्ट बन गया था 2008 में, इन्फोर्स कब हुआ? 31/12/2009 को। विक्टिम, पीड़ित व्यक्ति कौन होगा? बताया गया है 2WA में। कब जोड़ा गया और कब से प्रभावी है? ये दो चीज आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। विक्टिम की परिभाषा क्या दी गई है? means a person who has suffered any loss or injury caused by reason of an act or omission for which the accused person has been charged, and expression victim includes his legal guardian or legal heirs। क्या उसको विक्टिम को क्या हुआ हो? लीगल लॉस हुआ हो या इंजरी हुई हो। किसके द्वारा हुई हो? एक्यूज्ड। कैसे? एक्यूज के किसी एक्ट और ओमिशन के द्वारा। कोई एक्ट करता है, कोई कृत्य करता है या कोई लोभ करता है जिससे पीड़ित को, किसी व्यक्ति को कोई लॉस होती है या कोई इंजरी होती है, तो उससे क्या कहा जाएगा? विक्टिम कहा जाएगा, उसको पीड़ित व्यक्ति कहा जाएगा। इसमें दो चीज बताई गई है, पीड़ित व्यक्ति के अंदर और कौन कौन से लोग शामिल हैं? उनके लीगल हियर्स और उनके पेरेंट्स भी शामिल हैं। व्यक्ति परिभाषा में देखिए, विक्टिम इंक्लूड्स लीगल गार्जियन, उनके लीगल गार्जियन और लीगल हियर्स, दो लोग भी उसमें शामिल होंगे। लीगल हियर्स की बात की गई है। विक्टिम हो गया, 2WA में जोड़ा गया। धारा 2 समाप्ति की ओर है। लास्ट 2Y एक्सप्रेशन में क्या कहा गया है? वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड हियर इन नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन द IPC। ये कहा गया है कुछ टर्म जो है यहाँ डिफाइन नहीं किए जा सके हैं, और वह टर्म कहाँ पे डिफाइन किए गए हैं? IPC, इंडियन पीनल कोड। बहुत सारे टर्म डिफाइन किए गए हैं। उन सभी टर्मों का, सभी टर्म्स की वही परिभाषा यहाँ पर भी मानी जाएगी। जब IPC पढ़ाएंगे तो सारे टर्म आपको समझाएंगे। 2I में कहा गया, IPC में जो डिफाइन है शब्दावलियां, वो शब्दावलियां यहाँ पर भी उसी परिभाषा के रूप में, उसी अर्थान्वयन में प्रयोग की जाएंगी, अन्यथा प्रयोग नहीं किया जाएगा उनका, कि यहाँ पे वो परिभाषित नहीं है, IPC में अलग से कोई चीज परिभाषित है। इस तरह आपका सेक्शन 2 खत्म होता है। सेक्शन 3 को छोड़ते हैं, सेक्शन 4 पे आते हैं। सेक्शन 4 में क्या कहा गया? बेरेट देखिए, ट्रायल ऑफ ऑफेंसर अंडर द IPC एंड अदर लॉ। ट्रायल ऑफ offenses under IPC and other law। पहला क्लॉज पढ़िए, ऑल ऑफेंसेस अंडर द IPC शैल बी इन्वेस्टिगेटेड। क्या कहा गया? IPC में जो भी परिभाषित अपराध हैं, दंडनीय अपराध हैं, वह इन्वेस्टिगेटेड किए जाएंगे। क्या शब्द है? इन्वेस्टिगेटेड। आगे क्या कहा गया? इंक्वायर्ड इनटू, वो इंक्वायर्ड किए जाएंगे। एंड ट्राइड, उनका ट्रायल किसके हिसाब से होगा? CRPC के हिसाब से होगा। कहने का अर्थ यह हुआ कि IPC में जो भी दंडनीय अपराध हैं, उनके अन्वेषण,
उनकी जांच, उनका विचारण, ये सब किस प्रक्रिया के हिसाब से होगा? सीआरपीसी की प्रक्रिया के हिसाब से होगा। और जो आगे प्रावधान दिए गए हैं उन्हीं प्रक्रियाओं के हिसाब से उनका ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल चलेगा। सब क्लास 2 में आ गया है all the offences under any other law shall be investigated, inquired into, tried and otherwise dealt with according to the same provision, but subject to any enactment for time being in force regulating in the manner or place of investigating, inquiring into, trying, otherwise dealing with the such offence। ठीक है। धारा 2 में कहा गया है जब तो कोई किसी अधिनियम में कोई विहित रूप ना दिया गया हो, कोई पर्टिकुलर प्रोसीजर ना दिया गया हो, तो वो उसकी भी प्रक्रिया किसके हिसाब से चलेगी? सीआरपीसी के हिसाब से चलेगी। हिंदी में देखिए क्या लिखा है, किसी अन्य विधि के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचार और उसके संबंध में अन्य कार्रवाइयां इन्हीं बिंदुओं के अनुसार, किंतु ऐसे अपराधों के अन्वेषण, जांच, विचार या अन्य कार्रवाइयां की रीत का स्थान विनियमन करने वाली तत्समय प्रवृत्ति किसी अधिनियमित के अधीन रहते हुए की जाएगी। अगर कोई स्पेशल लॉ बताया गया है, कोई स्पेशल प्रोसीजर बताया गया है, तो उसके अधीन रहते हुए उसका ट्रायल, उसकी प्रक्रिया, सारी प्रक्रियाएं चलेंगी। सेक्शन 4 हो गया। सेक्शन 5 में सेविंग्स दी गई हुई हैं। सेविंग्स से क्या कहती हैं? नथिंग कंटेन्ड इन दिस कोड शैल बी in the offense of a specific provision to the contrary effect, any special law, local law for the time being in force, or any special jurisdiction or power conferred, or any special form of procedure prescribed by any other law for time being in force। यदि कहीं पर कोई लोकल लॉ है, कोई अन्य प्रक्रिया बताई गई है किसी एक्ट में, तो वह वहां पर वो प्रभावी होगी, वहां पे सीआरपीसी प्रभावी नहीं होगी। इसके प्रतिकूल तथा विनिर्दिष्ट उपबंध के अभाव में इस संहिता के कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विशेष या स्थानीय विधि पर या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्रदत्त किसी विशेष अधिकारता या शक्ति या विधि द्वारा विहित किसी विशेष प्रक्रिया पर प्रभाव नहीं डालेगी। ये सेविंग्स बताई गई है सेक्शन 5 में। इसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपको जानने के लिए है कि आईपीसी की प्रक्रिया कहां पे दी गई है, वो सीआरपीसी के हिसाब से चलेगी। आज यदि किसी विशेष विधि में कोई प्रक्रिया दी गई है, उस विशेष विधि के हिसाब से चलेगी, अन्यथा वहां पर भी सीआरपीसी लागू करेगी। इस तरह से हमारा ये चैप्टर 1 सेक्शन 1 से लेके 5 तक कंप्लीट हुआ। अब आएंगे हम चैप्टर 2 पे। वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए आज यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर सेक्शन 2 कंस्टिट्यूशन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस, दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन, धारा 2 ये देखेंगे। और जल्दी से जल्दी आगे महत्वपूर्ण सेक्शनों को देखते हुए आगे बढ़ते चलेंगे, क्योंकि टोटल 484 धाराओं को हमें पढ़ना है। ठीक है, एक बार सेक्शन 2 आप सेक्शन 2 से लेकर के 1 से लेकर के 4 तक आप लोग दोहरा लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 2 सेक्शन 6 स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।